गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, ये मैंने इससे पहले 2 वीडियो आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं पर बनाया हूं जो थ्योरी से संबंधित है। और आज मैं ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, रोकड़ पद्धति में रखी जाने वाली पुस्तकें। अब जो रोकड़ पद्धति होती है, कैश सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है वो रोकड़ पद्धति से ही हिसाब किताब रखती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके और उन्हें एग्ज़ाम में फ़ायदा पूरा मिल सके, अच्छे नंबर ला सके वो। देखिए, सबसे पहली पुस्तक होती है रोकड़ पुस्तक की हम बात करते हैं, जिसे हम कैश बुक कहते हैं। तो इसमें सिर्फ नगद प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता है। जो कैश मिलता है, नगद मिलता है, सिर्फ उसी का लेखा किया जाता है रोकड़ पुस्तक में। उधार का लेखा हम यहाँ पे नहीं करते। इसके बाद में हम खाता वही तैयार करते, लेजर। जैसे कि हम व्यापारिक संस्था के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही लेजर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो व्यवहारों की वर्गीकृत एवं व्यक्तिगत जानकारी के लिए ही खाता वही रखी जाती। जो व्यवहार होते हैं उन्हें अलग अलग, यानी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो किस प्रकृति के है, इसीलिए उनमें हम खाता वही तैयार करते हैं उसके लिए। और व्यक्तिगत जानकारी भी कुछ होती है, इसलिए खाता वही तैयार करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है हमें। अब स्टॉक रजिस्टर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इस रजिस्टर में संस्था की समस्त क्रय एवं विक्रय की गई संपत्ति का विवरण लिखा जाता है कि कितनी संपत्ति हमने क्रय किए हैं, कितनी हमने विक्रय कर दिए हैं, उनका विवरण पूरा स्टॉक रजिस्टर से मिलता है। तभी तो संस्था में हम कौन सी कितनी संपत्ति हमारी यह पता चलेगी, इसीलिए स्टॉक रजिस्टर रखना अनिवार्य होता है। अब स्मरण पुस्तिका रखी जाती है एक। तो जो उधार व्यवहार होते हैं, क्या होता है, कुछ लोग उधार कर देते हैं। हालांकि इनमें अधिकांशतः नगद ही लेन देन होते हैं, लेकिन कुछ उधार भी हो जाते हैं। तो उन्हें याद रखने के लिए स्मरण पुस्तिका, मेमोरेंडम जो बुक होती है, वो एक रख ली जाती है कि जब नगद मिलेगा तो उन्हें हम पुनः रोकड़ पुस्तक में लिख देंगे। इसके लिए वेतन व मजदूरी वही भी रखी जाती, क्योंकि जो संस्थान होते हैं, अनाथालय वगैरह होते हैं, इन अनाथालय में क्या होता है, कुछ काम कराना पड़ता है दूसरे लोगों से, तो उनको वेतन और मजदूरी देना पड़ता है। तो उस वेतन और मजदूरी का लेखा भी यहाँ पे रखने के लिए वेतन व मजदूरी वही तैयार कर ली जाती है। विनियोग रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर की बात करते हैं। तो इस रजिस्टर में संस्था के द्वारा किए गए, जो संस्था होती है वो विनियोग भी कर देती है, कुछ पैसा जो बचता है वर्ष के अंत में उसे दूसरी जगह लगा देती है। तो उसके लिए भी एक विनियोग रजिस्टर यहाँ पे तैयार करना होता है। इसी प्रकार आय व्यय विवरण की बात कर लेते हैं कि वर्ष की आय व्यय एवं बचत और घाटा जानने के लिए आय व्यय विवरण तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आय व्यय विवरण भी तैयार कर लिया जाएगा। और अंत में चिट्ठा जो तैयार किया जाता है, तो संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हम यहाँ पे चिट्ठा तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से यदि कोई गैर व्यापारिक संस्थान है तो उसे रोकड़ पुस्तक, खाता वही, स्टॉक रजिस्टर, स्मरण पुस्तिका, वेतन व मजदूरी वही, विनियोग रजिस्टर, आय व्यय विवरण और चिट्ठा, इस प्रकार से 8 वही रख सकते हैं। आवश्यकता इनमें जिसकी होगी वही रखेंगे, सभी की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर करके रोकड़ पुस्तक की आवश्यकता होती पहला नंबर में। दूसरा नंबर यहाँ देखिए, आय व्यय विवरण की जरूरत होगी और चिट्ठे की जरूरत होगी। ये 3 अक्सर करके यहाँ पे बना लिए जाते हैं। अब देखते हैं हम कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय व्यय की प्रमुख मदें क्या क्या होती है। आय व्यय की प्रमुख मदें क्या होती है कि आय कहाँ से होती है और व्यय कहाँ से होता है। तो ये कौन कौन सी मदें होती है, तो देखिए, सबसे पहले तो प्रवेश शुल्क की बात कर लेते हैं। आय की मद होती है प्रवेश शुल्क। दूसरा चंदा की बात कर लेते हैं, तो चंदा से भी आय मिलती है संस्था को। दान, किसी ने दान दे दिया तो यहाँ पे हमें आय हो जाएगी। सहायता या अनुदान, सब्सिडी जो हो गई, इससे भी संस्था को आय हो जाएगी। और सदस्यता शुल्क, जो सदस्य होते हैं संस्था के, जो यानी वार्षिक होते हैं या मासिक रूप में भी होते हैं, 6 माही, तिमाही, इस टाइप से, तो जो सदस्य होते हैं वो फीस जमा करते हैं, उससे भी आय प्राप्त होती है। विनियोग आदि से आय प्राप्त, जो विनियोग, इन्वेस्टमेंट हमने दूसरी जगह कर दिया तो उससे भी हमें आय प्राप्त होती है। सेवा शुल्क, अब कुछ लोग काम करते हैं तो
सेवा शुल्क, उससे सेवा शुल्क प्राप्त हो जाती है और अन्य कोई आय भी मिल सकती है जो अन्य आय होगी। अर्थात यहाँ पे जो गैर व्यापारिक संस्था है उनको पैसा आया तो वो सब पैसा आने वाली जो मदें होगी वो आय की मदें कहलाएगी। इसी प्रकार हम व्यय की मदों की बात कर लेते हैं। व्यय की मद कौन सी होगी? वेतन एवं मजदूरी। अब हमारे संस्थान में किसी ने काम किया या कर्मचारी रखे हैं तो उसको वेतन देंगे, कोई मजदूर रखें तो मजदूरी देंगे, तो वेतन और मजदूरी से पैसा चला जाएगा, यानी व्यय हो जाएगा। बिजली व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस व्यय हो जाएगा। किराया, यदि हमने संस्थान कोई किराया के भवन में रखा है तो यहाँ पे किराया देना होगा। खेल कूद के व्यय की बात कर लेते हैं। खेल कूद के व्यय भी होते हैं कि जैसे खेल कूद के लिए, मनोरंजन के लिए जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वहाँ पे खरीदना होगा तो खेल कूद के व्यय हो जाएंगे। वहाँ पे सदस्य, यदि खेल में सदस्यता लेना होगा तो सदस्यता शुल्क वगैरह जमा करना होगा, तो उसके लिए भी व्यय करना होगा, तो ये व्यय हो जाएंगे। स्टेशनरी व छपाई व्यय। अब संस्थान में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, पेंटिंग स्टेशनरी जो होती है, प्रिंटिंग वगैरह, इसके लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। डाक, तार व टेलीफोन व्यय, ये तो आवश्यक है, इसलिए इनके खर्च भी यहाँ पे व्यय हो जाएंगे। मरम्मत व्यय, यदि मरम्मत करना है कुछ हमें संस्थान की तो उसके लिए भी, या कोई हमारे संस्थान में मशीन वगैरह है उसकी मरम्मत करेंगे तो भी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और कोई दूसरे व्यय भी संस्थान के लिए हमने किए हैं तो वो सभी यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इस प्रकार आय की मदें हैं और व्यय की मदें हैं, इन्हें आपको याद रखना है। एक गैर व्यापारिक संस्थान के लिए लेखांकन की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, रोकड़ पद्धति के अनुसार वार्षिक विवरण बनाना। जो रोकड़ पद्धति हमारी, अर्थात कैश सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या बनाते हैं। तो अब सबसे पहले रोकड़ पद्धति तो गैर व्यापारिक संस्थान या लाभकारी संस्थान ही बनाती है। तो इसके लिए देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता सबसे अनिवार्य होता है, दूसरा आय व्यय खाता की ज़रूरत पड़ती है हमको, और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। ये 3 खाते जरूरी होते हैं और इन्हीं से आय व्यय का निर्धारण होता है कि वर्ष में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। प्राप्ति भुगतान खाता से हमें कमी या फिर अधिक का पता चल जाता है। आय व्यय खाते से कमी या अधिक का पता चल जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते से कैश कितना है वो शेष पता चल जाता है या बैंक में कितना है, और आर्थिक चिट्ठे से हमें आर्थिक स्थिति पता चल जाती है कि हमारे गैर व्यापारिक संस्थान की स्थिति कैसी है। ठीक है, अब ले चलते हैं सीधे प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, यह बात हम समझेंगे। तो प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ एवं परिभाषा की बात कर लेते हैं कि रोकड़ वही की सहायता से, देखिए हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि रोकड़ वही की सहायता से एक निश्चित अवधि के लिए, यानी एक निश्चित समय के लिए, गैर व्यापारिक संस्थान, जो गैर व्यापारिक संस्थान है, अलाभकारी संस्था है, न लाभ कमाने वाली संस्था है, पेशे वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, या साधारण व्यक्ति की स्थिति एवं रोकड़ शेष ज्ञात करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, रोकड़ शेष ज्ञात करने के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे नाम पक्ष में सभी प्राप्तियां, अर्थात जो डेबिट पक्ष होता है उसमें सभी प्राप्तियां, और क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान, जो क्रेडिट पक्ष होगा यहाँ पे सभी भुगतान को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। जो शीर्षक है उसके आधार पर लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट अभी हम बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए, रोकड़ वही की सहायता से एक निश्चित अवधि के लिए गैर व्यापारिक संस्था पेशेवर वाले व्यक्ति या साधारण व्यक्ति की स्थिति एवं रोकड़ शेष जानने के लिए, व्यक्ति की स्थिति जानना और रोकड़ शेष जानने के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसके डेबिट में प्राप्ति और क्रेडिट में भुगतान उचित शीर्षक में लिखा जाता है। और इस प्रकार के खाते को प्राप्ति भुगतान खाता, आगम शोधन खाता के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। प्राप्ति भुगतान खाता या आगम शोधन खाता रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। यह हिसाब किताब रखने की कोई प्रणाली नहीं है, ये याद रखना है कि प्राप्ति भुगतान खाता कोई प्रणाली नहीं है, यह रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत आता, अपितु इसे रोकड़ पुस्तक का सारांश मात्र कहना चाहिए। इसे हम रोकड़ पुस्तक का सिर्फ क्या कह सकते हैं, सारांश, क्योंकि
रोकड़ पुस्तक की सहायता से ही तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। इस खाते में यह पता नहीं चल सकता कि व्यापारिक अवधि में कितना लाभ हुआ है, ये नहीं देख सकते हम, या फिर कितनी हानि हुई है। तो विभिन्न विद्वानों ने प्राप्ति भुगतान खाते को जो परिभाषित किया है उनकी हम बात कर लेते हैं। कॉर्टर के अनुसार प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक की भांति रोकड़ी व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण है। ये रोकड़ी जो व्यवहार होते हैं, नगद व्यवहार जो होते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण है जो विभिन्न शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न जो शीर्षक होते हैं उसमें यहाँ पे वर्गीकृत कर देते हैं, और जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष सम्मिलित रहता है, जिसमें रोकड़ का प्रारंभिक शेष भी रहेगा और अंतिम शेष भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ बात करते हैं अब प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, या फिर प्राप्ति भुगतान खाता बनाने की जो विधि है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाने की विधि क्या होती है, इनकी हम बात करेंगे। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने की विधि की विशेषताएं देख लेते हैं कि खातों के का प्रकार क्या होगा। तो यह एक वास्तविक खाता होता है। प्राप्ति भुगतान खाता जो है तो वो रियल अकाउंट है, अतः इसमें वास्तविक खाते के नियम जो आता है वह है डेबिट, और जो जाता है वह है क्रेडिट लागू करो। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा कि व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट कीजिए और व्यापार से जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। यानी प्राप्ति भुगतान खाता के समय आने वाली वस्तु को आपको डेबिट करना है यहाँ पर, और जाने वाली जो वस्तु होगी वो जाने वाली वस्तु को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। बिल्कुल अन्य वास्तविक खाते का पूरा नियम लगेगा। खाते का निर्माण की यहाँ पे बात करते हैं, तो इस खाते का निर्माण वर्ष के अंत में एक निर्धारित अवधि के पश्चात किया जाता है, क्योंकि उस समय हमें कितना शेष बचा ये देखना होता है। शीर्षक की बात करेंगे तो सर्वप्रथम इस खाते के शीर्षक में संस्था का नाम लिखा जाता है। सबसे ऊपर अपनी संस्था जो है, जैसे चेतन मनोरंजन क्लब, इस प्रकार से नाम, प्राप्ति भुगतान खाता, और इसके बाद दिनांक और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस टाइप से लिखा जाता है। इसका प्रारूप बताएंगे तब पूरा समझ में आएगा आपको और भी अच्छे से। देखिए, चौथा प्रारंभिक शेष की बात करते हैं। इस खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक शेष तथा बैंक शेष लिखा जाता है। प्रारंभिक शेष और बैंक शेष दोनों लिखा जाएगा, जो रोकड़ का शेष होगा और बैंक का शेष होगा। समस्त प्राप्ति एवं भुगतान की बात करते हैं, तो इस खाते में पूंजीगत तथा आगमगत प्राप्तियों एवं भुगतान दोनों लिखे जाते हैं। पूंजीगत प्राप्ति और आगमगत प्राप्ति जो होती है, दोनों को हम प्राप्ति भुगतान खाते में लिखते छोड़ते नहीं है, लेकिन सिर्फ नगद की बात करते हैं। पक्ष की बात करते हैं कि प्राप्त रुपए नाम पक्ष की ओर और भुगतान किया गया रुपए जमा पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा प्राप्ति भुगतान खाता बनाने की विधि जो है वो हमने आपको समझाया यहाँ पे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करें, और उन्हें कहें कि नियमित यहाँ पे फ्री क्लासेस एकदम आपको यहाँ पे दी जा रही है, और इसके बाद में हम जो प्रैक्टिकल है वो बोर्ड पे हल कराएंगे। इसलिए अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें।